गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के बाद हम लोग को पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज का लेक्चर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से कंटिन्यू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने का एक कंसेप्ट देता है, ठीक है। और ये बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है, किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, एक्चुअली ये नाम है ना, इस तरह का एक नाम है सिंपली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सिंपली हम लोग लिखेंगे इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ four resistance of four resistance. It is the arrangement of four resistance. If any three resistance are given, है ना। If any three resistance are given, then we calculate fourth resistance। मतलब कि अगर आपके पास कोई थ्री रेजिस्टेंस दिया हो, है ना, थ्री रेजिस्टेंस दिया हो, तो आप चौथी रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो it is types of complex circuit, it is type of complex circuit। मतलब कठिन सर्किट का क्या है, ये एक पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट का ही पार्ट है। नो एनी टू रेजिस्टेंस are in parallel और सीरीज। इसमें चार रेजिस्टेंस तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, लेकिन कोई दो रेजिस्टेंस नहीं पैरेलल में होगा और नहीं सीरीज में होगा। तो हो गया ना कॉम्प्लेक्स सर्किट, क्योंकि हम उसमें पैरेलल सीरीज लगा ही नहीं सकते, है ना। तो लिखा होगा नो एनी टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल और सीरीज, नहीं कोई पैरेलल में होगा और नहीं कोई सीरीज में होगा। ओके। इफ R1, R2, R3 and R4 are फोर रेजिस्टेंस, अगर इस तरह का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फोर रेजिस्टेंस, then R1 डिवाइडेड बाई R2 और R3 डिवाइडेड बाई R4। इसका मतलब ये है ना कि इस तरह के अगर दिया हो, है ना, तो समझ जाना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंसेप्ट है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी सर्किट से हम लोग ये रिजल्ट लाएंगे। तो बोर्ड का एक अच्छी क्वेश्चन ये होती है कि कोई सर्किट दिया रहेगा, उसमें चार रेजिस्टेंस ऐसे रहेंगे और भी रेजिस्टेंस रहेंगे, तो बोलेगा कि ऐसा रिलेशन को प्रूफ करो, ऐसा रिलेशन बोर्ड में ऐसा रिलेशन दिखाइए R3 में या R4 में या किसी एक रेजिस्टेंस में या दो रेजिस्टेंस में करंट बताओ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि इसको सॉल्यूशन जो निकाली जाएगी उसमें किरचॉफ लॉ की कंसेप्ट लगेगी। तो सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज में लिखा गया है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ये चार रेजिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 रेजिस्टेंस इसमें होंगे, 4 रेजिस्टेंस कम से कम। इफ एनी 3 रेजिस्टेंस आर गिवन देन वी कैलकुलेट फोर्थ रेजिस्टेंस। अगर कोई, है ना, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो चौथी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। एक ये बात हो गई। इट इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट।
यह कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक पार्ट्स है। मतलब ये सर्किट में आप डायरेक्ट ओम्स लॉ से V बराबर IR करते हैं तो उस तरह से इसमें नहीं कर सकते। दूसरी बात कि पैरेलल सीरीज लगा नहीं सकते, पैरेलल सीरीज इसमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि नो एनी टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल और सीरीज। तो कम से कम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है या दो रेजिस्टेंस सीरीज में होती है तभी तो हम ऐड करते हैं। तो इसमें ऐसा होता ही नहीं है। जैसे डायग्राम जो है वो किस तरह का होता है, डायग्राम इसका इस तरह का होता है। अगर मैं डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में इससे बनेगा ना, इस तरह के इसके डायग्राम होते हैं ना। यहाँ पर बैटरी आप लगा दो और बैटरी में माइनस प्लस पोटेंशियल है ना, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, या जनरली हम लोग इसको डेराइव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसी चैप्टर में आपको है ना इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पर एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, शंट वगैरह वगैरह, ये आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब करंट या वोल्टेज का रेटिंग या मेजरमेंट। करंट और वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगती है, उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। सभी इंस्ट्रूमेंट्स के रेजिस्टेंस होते हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम, क्लियर है, पर रेजिस्टेंस होते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है गैल्वेनोमीटर। इसका नाम है गैल्वेनोमीटर और इसकी रेजिस्टेंस Rg रखा हूँ, इस तरह से हो गया। तो इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम है R3 और ये है R4। करंट ऐसे जाएगी है ना, घूमते हुए इस तरह से बढ़ जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी, कुछ इधर ऐसे में, और फिर फाइनली क्या निकल जाएगा? E फिर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है। अब कैसे डिवाइड होगा हम लोग इसमें लूप लगाएंगे तो बातों को समझेंगे। एक ही बात हो गई। इस तरह से सर्किट अगर नजर आए तो समझना कि वाकई में ये बहुत आसान सर्किट है, क्योंकि कुछ ऐसा ही बनकर आएगा इसके अरेंजमेंट के अनुसार। जैसा इसने दिखाया है उसके हिसाब से ये बहुत ही आसान, मतलब ये रिजल्ट आएगा। ओके, या कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है, इस तरह से दिया हुआ रहता है कि इस तरह से सेम वही है, 4 का है कंडीशन, इसमें भी माइनस प्लस भी, और ये ऐसे आई इस तरह से है आई, है ना। और यहाँ पे R1 ये हो गया R2 और ये हो गया R4 और ये हो गई R3, और यहाँ पर लग गया क्या? इस तरह से गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, इस तरह से गैल्वेनोमीटर लग गया। क्लियर है बात? इस तरह का एक और इसका रेजिस्टेंस है, एक और डायग्राम है। ये डायग्राम सेम है ना, दिखने में अलग है पर एक ही है। ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में रखते हैं और काफ़ी आसानी से सोल्व करते हैं। तो एक इसका डायग्राम और है, तो सेम उसी तरह का एक और डायग्राम ऐसा है। इस तरह का, और ये इस तरह से है। इस तरह से है, और यहां पर वही लग गया है ना। ये है आपको Rg मानना है G, ये है R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है R4। इस तरह से है, ठीक है। इधर से करंट इस तरह से आपको जाएगी, यहाँ पोटेंशियल है, और फिर इधर से करंट बढ़ेगी ऐसे। ऐसे
सर्किट बन गया। एक नोट में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर नोट में लिखते हैं जी, क्या है ये? गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर। जी सिंबल दे रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस Rg मान रहे हैं, है ना। Rg रेजिस्टेंस होता है, हर इंस्ट्रूमेंट्स की रेजिस्टेंस होती है, क्लियर है, रेजिस्टेंस होती है। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसी में गैल्वेनोमीटर आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा, कि इट इज वेरी सेंसेटिव है ना, इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, सेंसेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ये। और है ना, इंडिकेट इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, सर्किट में ये बताती है कि करंट है या नहीं है। ये मेजरमेंट करके नहीं बताती कि इतना एम्पियर है, वो एमीटर करता है ना। तो पर ये बताता है कितने रेंज तक बता देता है, मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर इन 10 to the power minus 3 एम्पियर टू 10 to the power minus 6 एम्पियर के रेंज तक ये बताता है। यानी कोई वायर है, किसी सर्किट में वायर है और आपको लगता होगा कि इसमें करंट है या नहीं, है ना, तो आप उसको चेक कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के माध्यम से, ठीक है ना। अगर उसमें 10 to the power minus 3 एम्पियर, ये बहुत कम करंट है ना, इस करंट से कुछ नहीं होने वाला है, कोई बल्ब वगैरह कितने भी वाट का बल्ब नहीं जलेगा, ये बहुत कम करंट है, क्लियर है। तो किसी वायर में अगर इतनी भी करंट जा रही होगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। इसका मतलब है कि ये करंट को बताई है कि इस तार में करंट है। कितना करंट है ये नहीं माप सकती, आप तो जानते होंगे, स्कूल में भी पढ़े होंगे ना, एमीटर से मापते हैं, एमीटर। तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, एम्पियर टू मिली एम्पियर, है ना। मिली एम्पियर के पहले, इसके पहले 10 to the power minus 3 से ज़्यादा वैल्यू, और जितना हो सके एम्पियर में, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 500 एम्पियर, है ना, तो उसकी मेजरमेंट एमीटर करती है। ये बात यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पर। इसी में एक और बात है, इसी में गैल्वेनोमीटर, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का क्या मतलब हुआ ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का मतलब होता है कि Ig में करंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। करंट इन, बस यही हुआ इसका मतलब, करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो। करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, या और नो डिफ्लेक्शन, मतलब कि उसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करे। समझ में आया बात, है ना। Ig करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो और नो डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन शो न करे, इसका मतलब ये हुआ। ये समझ में आई बात। तो अब हम लोग सर्किट बनाएंगे और सर्किट को सोल्व करके रिजल्ट लाएंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट। तो अब हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। देखो रिजल्ट क्या है भाई, कि
ये है आपको गैल्वेनोमीटर। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस Rg। एक यहां पर R1 है, R2 है, R4 हो गया, है ना। माइनस प्लस भी, यहां से I करंट निकला, है ना, I, और इसमें गया, ये हो गया R1, ये R2, ये हो गया R3, और ये हो गया क्या, R4, और इसमें जो करंट है उसका नाम है IG, ये करंट IG है, और ये हो गया करंट I1, ये हो गया I1। इधर जो करंट जा रहा है उसका नाम है I2, और इधर जो जा रहा है उसका नाम है I4, और इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम है I3। समझ में आया? इतने सारे करंट। ओके, तो नाम दे रहे हैं A, B, C और D। इसको एक लूप बना रहे हैं, फिर इसको भी क्या बना रहे हैं, एक लूप बना दे रहे हैं। तो इसमें इस तरह से ऐसे, ये हो गया L1 और ये क्या हो गया L2। L1 और L2 दो लूप है। तो फ्रॉम लूप फर्स्ट L1 नेट पोटेंशियल क्या करेंगे, जीरो करना है। तो L1 का मतलब क्या, A B C A नेट पोटेंशियल का सम इसमें जीरो। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। करंट इधर और लूप की दिशा इधर, माइनस पोटेंशियल, तो माइनस I1 R1। फिर इधर देखिए, करंट इधर है और लूप इधर है, तो माइनस IG और RG, ठीक है ना। और यहां देखो भाई, लूप इधर और करंट इधर, प्लस हो गया, तो लिखेंगे क्या, I2 और R2, नेट पोटेंशियल का सम जीरो। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए सही है कि नहीं। अब फ्रॉम लूप L2 नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, जीरो। लूप कौन सा है, BDCB। चलो भाई इधर से स्टार्ट करते हैं। तो I3 इधर जा रहा है और इधर कौन है, लूप का दिशा है, तो माइनस I3 R3। क्लियर। उसके बाद देखो भाई, लूप इधर करंट इधर, तो प्लस I4 R4। इसमें देखो भाई, करंट इधर लूप इधर, तो प्लस IG और RG, क्या हो गया, जीरो। क्लियर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बैलेंस हुआ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, तो उसका क्या मतलब हुआ, B और C, है कि नहीं। तो ये बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि IG क्या होना चाहिए, तो IG यहां पर क्या है, जीरो है ना। तो IG जीरो का मतलब देखो भाई, IG जीरो है ना, ये वाला देखो, तो V बराबर IR, तो IG इंटू क्या, RG। तो यहां पर क्या लिखेंगे, VBC बराबर क्या, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, VB माइनस क्या, VC इक्वल टू जीरो। तो VB इक्वल टू क्या होगा, VC हो गया, है ना। So we can remove RG from circuit। समझ में आ रही बात। इस सर्किट से RG को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो करंट है ही नहीं यार, तो ये डेड एलिमेंट हो गया, है ना, ये डेड एलिमेंट, इसको हम रिमूव कर दें।
जब इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, मतलब कि I1 बराबर I3 हो जाएगा, और फिर वैसा ही I2 बराबर I4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं यार, तो ये दोनों किसमें सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में, आंसर है कि नहीं। तो ऐसे मैं तो ये प्रूफ कर रहा हूँ ना, मैं तो स्टेटमेंट के साथ लिख रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होगा ना कि सर्किट जो भी होती है ना इसी तरह का दिया हुआ रहता है, अरेंजमेंट किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेड एलिमेंट है, सर्किट में इसका कोई काम ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, हटा दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन बनाए हैं ना, एक इक्वेशन ये, अब इसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं और फिर आगे निकाल बढ़ाया है, इसको हम एक रिजल्ट ला देंगे, ठीक है। नाउ फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो मैंने उसमें लिखा था आई जी को क्या करना है, जीरो, आई जी इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस क्या है, माइनस I1 R1, और क्या था माइनस RG इंटू जीरो, प्लस क्या था I2 R2 इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस I1 R1 और प्लस I2 R2 इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बटे I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे कितना R1, और ये हो गया थर्ड। समझ में, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। एक और कंडीशन इसी में है कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, और I2 बराबर I4 भी तो हो जाएगा सर्किट में, अभी बताए थे। जब बीच वाला पार्ट्स को निकालेंगे ना तो इनमें करंट सेम चल जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं। तो फ्रॉम सेकेंड में क्या थी, सेकेंड में थी माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस IG का मतलब जीरो इंटू RG इज इक्वल टू ऐसे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I3 माइनस R3 प्लस I4 R4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, I3 और I4 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बटे R3, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक और बात इसमें लिख सकते हैं कि I3 के जगह पर क्या लिखना है, I1, और I4 के जगह पर क्या लिखना है, I2। तो यहाँ पर हो गया R4 और यहाँ हो गया R3। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से, है ना, 3 और 4 से। तो 3 और 4 से अगर बात करें तो मिलेगा क्या, R2 डिवाइडेड बटे कितना R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बटे कितना R3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं, R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4। ये रिलेशन हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको R3 निकालना है तो R3 इज इक्वल टू R1 R2 इंटू R4। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। आया समझ में, नहीं आया, है ना भाई। तो ये अपना रिजल्ट है और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा सा क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक सिंपल सर्किट है, सिंपल किरचॉफ पे आधारित, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन में। तो इसमें अब ऐसा नहीं कि लूप लगा देंगे, है कि नहीं। ऐसे सर्किट आता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लूप लगा के पूरा इक्वेशन लिखने लगते हैं। नहीं, पहले तो ये देख लो ना ये क्या है, कॉम्प्लेक्स तो है, तो इसको मिलाओ कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, इसको मिला के लिखनी पड़ती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कराना है इसमें।
तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो यहाँ पे ये R1 है, तो R1 इक्वल टू 4 ओम, R1 इक्वल टू 4 ओम। ये कौन है? ये R2 है, तो ये है आपको 6 ओम। और ये R3 है, तो R3 इक्वल टू है 5 ओम। और ये R4 है, और ये R4 है आपको 15 ओम। तो सबसे पहली बात, ये बेचारा RG है, हालांकि मैंने RG बहुत ज़्यादा ही दे दिया है, RG इतना होता नहीं है ना, दे दिया हूँ क्योंकि ये तो कोई काम करने वाले है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो रही है। तो क्या R1 बटे R2 इजिकल टू R3 बटे R4 सही है? तो देखो भाई, R1 का मतलब 4 डिवाइडेड बटे 6 इजिकल टू 5 डिवाइडेड बटे 3 है ना, 5 बटे ये हो गया। इसको ऐसे करना, अरेंजमेंट नहीं हो पा रही, इसको 10 कर दीजिए, 10, इसको 10 ओम कर देते हैं, क्लियर ना, 10 ओम। और यहाँ पे लिख देते हैं 10 ओम, 10 ओम। तो अब सही हो गया ना ये 10 ओम। ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा वो यहाँ पर 5 के जगह पर है ना 10 लिखना चाहिए था, तो मैंने वहाँ 5 लिखा, तो अब सही हो गया। देखिए इसको अगर सोल्व करें ना तो ऐसे आएगा ना 2/3, और ये भी क्या हो गया 2/3 है ना, ये और ये 2 और ये 3 और ये 2 और ये 3, तो 2/3 2/3। ये क्या है? बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस सर्किट की बात है। तो बैलेंस सर्किट है तो क्या करेंगे? 100 ओम को रिमूव करेंगे। नाउ रिमूव 100 ओम फ्रॉम सर्किट, सर्किट से 100 ओम को क्या करना है? रिमूव करना है। सो करंट इन 4 ओम एंड 10 ओम और 6 ओम एंड 15 ओम, 6 ओम एंड 15 ओम आर इक्वल 4 में और 10 में या 6 में और 15 में, मतलब सेम करंट होगी। जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें, मतलब इसमें जो करंट वही इस करंट इसमें, और जो करंट इसमें वो करंट इसमें। ये सही है? तो रिमूव करेंगे तो कैसा बन जाएगा? इसको जब रिमूव करेंगे तो सर्किट ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी? ये वाली है ना, ऐसे बन जाएगी। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हुए कि नहीं? कितने हो गए? 14 ओम। और ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हुए कि नहीं? 21 ओम, सॉरी 21 ओम। कितना आया ये? 21 ओम आ गया कि नहीं? अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में आएंगे तो हमको रिजल्ट निकालने तो आता है ना, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। सिंपल इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखिएगा क्या बन रहा है। तो इस तरह से बनाते हैं। माइनस प्लस और ये रहा भी, तो ये है आपको 14 और ये है आपको 21 ओम। ऐसे करंट, इसमें करंट I1 हो सकती है, इसमें करंट I2 हो सकती है, और ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम लोग को ये पता है। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे? इसका नाम था यहाँ पर A था, और यहाँ पर क्या था? B था, है ना, A था, सॉरी A और यहाँ पर C था, है ना। नाम क्या था यहाँ पर? C, यानी हमको निकालना था RAC।
तो ये है पैरेलल में, तो कितना होना चाहिए 14 और इंटू 21 और डिवाइडेड बाई 14 प्लस 21। तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं यहाँ पर ना, 7 से अगर करते हैं 7 से तो ये 2 हो जाएगा, ये 21 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5। तो R जो AC होगा, AC वो कैसा होगा, इस तरह का होगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 ओम, इतना आएगा। ये आंसर हो गया, इतना रेजिस्टेंस हो। तो थी कॉम्प्लेक्स पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली थी। और एक क्वेश्चन करेंगे इस पे छोटा सा और आगे बढ़ जाएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है और ये देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन हमको ये चेक करना है कि क्या वे वाकई में व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। सवाल ये है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, मतलब कि आई करंट सप्लाई बाय द बैटरी है। इस बैटरी से जो करंट की सप्लाई हुई है वो कितनी हुई है 20 वोल्ट। ये करंट दो भाग में बट रहा है, यहाँ पे I1 4 ओम में और I2 2 ओम में, फिर उसके बाद 2 ओम में I5 है और 12 ओम में I3 और 6 ओम में I4। मतलब हमको I1, I2, I3, I4, I5 बात करना है और काफी आसान है। सबसे पहली बात कि अगर सोल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहली हमारी इस पे नजर किस पे जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाएगी। तो R1 इक्वल टू 4 ओम है। R1 इक्वल टू क्या है 4 और R2 इक्वल टू 2 और R3 इक्वल टू जो है वो है 12 और R जो 4 है वो है आपको 6 ओम। तो R जो 5 है वो है आपको 2 ओम या RG जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर R1, R2, R3, R4 इक्वल टू R1 का मतलब 4, R2 का मतलब 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय कितना 6। तो यहां पर हो गया 2 और 2, ये बैलेंस है। क्या ये बैलेंस है ना, बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I जो 5 है वो क्या है 0, चूंकि V जो B है वो किसके बराबर है VC के बराबर है। B का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर है, तो I5 में करंट क्या हो गया 0 हो गया। बोलो यार इसमें, यानी 2 ओम में करंट 0 है ना। ये किस में आया इन 2 ओम। 2 ओम का मतलब ये वाली करंट है ना, इसमें 0 हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। तो और एक बात लिखेंगे कि जो I1 में करंट है वही करंट किस में हो जाएगा I3, मतलब I1 का करंट निकाल लीजिए, बोलिए कि I3 में भी वही है। माने जो करंट 4 ओम में वही करंट 12 ओम में, और जो 2 ओम में वही 6 ओम में। यानी कहने का मतलब है कि I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I4। सही है, सभी करंट निकलेंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं, सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनेगी तो ऐसे बन जाएगी, बीच वाला सर्किट को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो कंटिन्यू। तो इस केस में सबसे पहला काम करना है करंट सप्लाई बाय द बैटरी, करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो यहां पर हो गया 20 वोल्ट और यहां पर हो गया 4 ओम है ना, यहां पर हो गया 2 ओम, ठीक है भाई, और यहां पर हो गया 12 ओम और यहां पर क्या हो गया 6 ओम है ना। इस तरह से करंट जाएगी, देखो ऐसे 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 भाई करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसे इस तरह से लाइक दिस है ना। तो ये किस में हो गया सीरीज में। तो ये कितना बना, ये बन गया आपको 16, ये आपको कितना सीरीज में, तो ये बन गया 8 ओम। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R जो इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट अच्छा है RAD, सॉरी AD, RAD। तो RAD निकलेगा तो AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइड बटे 8 प्लस 16 है ना। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा
2 इंटू ये मिलेगा 16 और डिवाइड बाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 और ये हो गया RAD। तो हमको करंट सप्लाई बाय द बैटरी, मतलब ये बैटरी कितनी करंट सप्लाई करेगी। तो करंट सप्लाई बाय द बैटरी की अगर बात करें कंटिन्यू, तो फ्रॉम ओम्स लॉ करंट सप्लाई बाय द बैटरी, तो करंट सप्लाई बाय द बैटरी, करंट सप्लाई बाय बैटरी क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, IR का मतलब RAD, तो I इज इक्वल टू, है ना, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बटे RAB। तो V कितनी है, V है आपको 20 और R जो AD है वो कितना है 16/3। तो I इज इक्वल टू, समझिएगा बात को, I इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये 5 × 3 डिवाइडेड बाई 4। तो I इक्वल टू 15/4 एम्पियर। ये हुआ करंट सप्लाई बाय द बैटरी। अब हमको प्रत्येक में करंट निकालनी है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, तो समझो भाई, इसी से अगर हम बात करें इसमें, है ना, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो इसको रिमूव करते हैं भाई। इसको रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें करंट निकालना है और इसमें करंट निकालना है। तो इसमें ओवरऑल जो करंट है वो I1, इसमें मानते हैं ओवरऑल I2। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बोलो यार। तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर करते हैं, देखिएगा। तो इधर का पोटेंशियल को हम मानते हैं क्या, V1, इधर का मानते हैं V2, हालांकि दोनों बराबर है क्योंकि दोनों कनेक्शन पैरेलल में है। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ, ऐसे लिखते हैं नाउ, इधर का पोटेंशियल V बराबर IR, तो करंट मानते हैं I1, करंट क्या मान रहे हैं I1। तो V इक्वल टू IR, R का मतलब 16 और I का मतलब यहाँ पर I1। तो I1 और 16, समझते हो ना बात को भाई, बात समझ में आ रही है। ये पूरा करंट क्या मान लिए I1, या I3 मानना पड़ेगा ना, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो IR, V बराबर IR, और फिर इधर भी V बराबर IR, दोनों का पोटेंशियल क्या बराबर, तो बराबर I2 इंटू 8, I2 इंटू कितना 8, तो ये कितना हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 इज इक्वल टू इंटू 2I2, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये नोड है, नोड, तो I आ रहा है, तो I कितने भाग में बट रहा है, 2 भाग में बट रहा है, I 2 भागों में बट रहा है भाई। तो यहां पे हम लोग डिवीजन रूल लगा सकते हैं, डिवीजन रूल। तो हम डिवीजन रूल लगा रहे हैं भाई। देखो डिवीजन रूल, तो I इधर हो गया क्या I1, इधर हो गया क्या I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्लियर। तो I1 I2 यहां से पुट करते हैं, I1 निकालते हैं। I बराबर कितना है, I बराबर ये है 15/4, I इक्वल टू 15/4। I2 बराबर 2I1, तो I1 प्लस 2I1, 15/4 इक्वल टू 3I1, ये होगा कितना 5। तो I1 इज इक्वल टू 5/4, और यही मान किसका होगा, I3 भी तो होगा, है कि नहीं। ये रहा I1 निकल गया। जब I1 निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं,
जब I1 आप कैलकुलेट कर लिए तो आसानी से क्या निकालेंगे भाई, I2। तो I2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, I2 इक्वल टू I1 5/4 और इनटू 2, तो ये हो गया 2, तो I2 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर, ठीक है ना। I2 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर, सब निकल गया। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ पहले ही आपको बीच वाला जो था ना उसको कैलकुलेट कर दिए थे, जो पहले बीच वाला था उसको कैलकुलेट किया गया था ना, तो अब आपको निकलेगा क्या, करे यानी इसमें आना I1 किस में है, I1 जो है वो है आपको 4 ओम में है ना, 4 ओम एंड 12 ओम में, और ये कितना है I1 बराबर, ये रहा I1 5/4 एम्पियर, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद आपको I2 किस में है, 2 ओम और किस में 6 ओम, और I2 इक्वल टू है, ये रहा 5/2 एम्पियर, ये आंसर हुआ। और इन 100 ओम जो बीच में लगा था, इन 100 ओम क्या है, 0, I5 इक्वल टू क्या है, 0, ये हो गया आंसर। ये सभी में आप करंट को निकाल लिए, ठीक है भाई, कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से, हम लोग कंटिन्यू अभी इसी लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट स्कूल में है, स्कूल में आपको ये सब पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। तो सर्किट का मतलब यहाँ पर ये है ना कि एक मेटल वायर को ले लीजिए और एक बैटरी को ले लीजिए, सेल को, और उससे बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे बल्ब, बहुत सारे कैपेसिटर को उसमें कनेक्ट कर दो, है ना, सर्किट हो गया ना। सर्किट का मतलब तो यही होता है ना भाई कि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगी हुई हो और सभी को एक मेटल वायर से कनेक्ट किया हो, सर्किट हो गया। तो इसमें लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, कैपेसिटर। अब बल्ब नहीं लिखेंगे, बल्ब का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस हो ही गया, जहाँ पे बल्ब लगाते हैं ना, है ना, बल्ब हीट जनरेट करती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस तो होगा ही। रेजिस्टेंस का काम क्या है, हीट जनरेट करना, एनर्जी को लॉस कराना, उसका काम है। तो लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और बहुत सारी, है ना, सेल्स भी हो, है ना, आर कनेक्टेड थ्रू अ मेटल वायर, है ना भाई, थ्रू अ मेटल वायर। मेटल वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ मेटल वायर, मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, सर्किट। अब इसमें बात ये रही कि एक हो सकती है ओपन सर्किट, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ओपन सर्किट, है ना। ओपन सर्किट, तो इसमें ओपन सर्किट में अगर हम बात करते हैं है ना, सर्किट क्या हो, ओपन, तो इसमें लिख सकते हैं कि द इफेक्टिव वैल्यूज
the effective values of resistance, the effective values of resistance should be infinite. Resistance should be infinite. Should be infinite. जैसे मान लीजिए कि स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। स्विच ऑफ कर देने का मतलब क्या हुआ, करंट ही नहीं फ्लो कर रही है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या, इनफाइनाइट। करंट को रेजिस्टेंस तो रोकने वाली काम करता है ना, डिस्टर्ब करने वाली काम करता है, तो उसकी वैल्यूज कुछ तो होगी रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज इनफाइनाइट कर दिया जाए, इनफाइनाइट, तो करंट तो बहेगी नहीं। तो ऐसा ओपन में हो सकता है, ओपन में करंट नहीं बहती, तो उसको हम लोग ओपन कह सकते हैं, ओपन सर्किट है ना। स्विच ऑन का मतलब क्लोज कर दिए, स्विच ऑफ का मतलब ओपन कर दिए। तो रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट एंड करंट फ्लोइंग जीरो। करंट फ्लोइंग इन सर्किट, फ्लोइंग इन सर्किट इज जीरो, इज जीरो। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज जीरो। करंट उसमें जो फ्लो कर रही है वो क्या है, जीरो है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये है आपको रेजिस्टेंस लगाए, कैपेसिटर लगा दिए, और भी सब, और क्या लगा दिए, सेल भी मान लीजिए लगा दिए, सेल। और यहां पर क्या कर दिए, इसको स्विच ऑफ कर दिए, इस तरह से स्विच को ऑफ करके रखे हैं। सब कुछ दिया हुआ आर सी, तो इसमें करंट नहीं है। इसमें करंट क्या है, नहीं है, करंट जीरो है। आई जीरो है, आर क्या है, इनफाइनाइट है। कैसे आता है ये बात, V इज इक्वल टू क्या होती है, आई आर, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या, V बटे आई। पोटेंशियल तो जीरो होगी नहीं, पोटेंशियल जीरो का क्या मतलब, कुछ नहीं है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, लेकिन उसमें करंट क्या है, नहीं चल रही है। तो आप इसको जीरो करेंगे, जब इसको जीरो करेंगे तो R क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। या I इज इक्वल टू V बटे क्या, R। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो I जीरो बनेगा। समझ में आई बात, इस तरह की बात करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें ना। तो इस तरह से स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना, इस तरह से तार ले लेता है, फिर लकड़ी से, और फिर तार के बीच में लकड़ी लगा देता है, कहता है कि ये भी क्या है, ओपन सर्किट है, इसमें भी करंट नहीं बहेगी, इस तरह की बात। तो दूसरी बात है क्लोज सर्किट, है ना। तो क्लोज सर्किट का मतलब होता है यहां पर कि स्विच को ऑन किया गया है, तो क्लोज सर्किट। तो इसमें क्या लिखेंगे, सर्किट, है ना। इसमें इनफाइनाइट था, तो इसमें हो जाएगी क्या, फाइनाइट। तो सर्किट हैविंग फाइनाइट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव मतलब जो भी इक्विवेलेंट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड करंट, है ना, एंड करंट इन द सर्किट फाइनाइट, करंट इन द सर्किट, इन सर्किट फाइनाइट। फाइनाइट इसका मतलब है कि स्विच को क्या कर दिया जाएगा, ऑन किया रहेगा। यानी यहां पर अगर बना लेते हैं, माइनस प्लस भी करंट, इसमें करंट दिखाई जाएगी आई, है ना। और इसमें क्या हो गया, ये सी है, तो इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। पहले इसे करंट, ये हो गया आपका, मैंने V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई। इस तरह की बात इसमें आएगी। आगे एक और इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं छोटा सा। तो इसी में नेक्स्ट है सेल, है ना, सेल। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy
केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि सेल की जो बनावट होती है ना, जो बनाने की प्रक्रिया होती है, वो केमिस्ट्री से आती है ना। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है ना, केमिकल से रिलेटेड, तो वहीं से स्टार्ट होती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तरह का केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बात केमिस्ट्री में होती है और फाइनली ये इलेक्ट्रिकल बनता है, तो हम ऐसा पकड़ते हैं। जनरली अ सेल which produce produced field या force in metal wire जिसे कनेक्ट करेंगे ना, तो मेटल वायर में क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट कर देता है, इस तरह का काम करता है। इन मेटल वायर देन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन proper direction. So current flow in wire. वायर में क्या करता है, करंट की फ्लो होती जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई मेटल वायर है, सपोज दैट ये मेटल वायर है इस तरह का, और इसमें आपने क्या कर दिया, सेल को लगाया। इस सेल का सिंबल इस तरह का सिंबल माइनस प्लस ऐसे, ठीक है ना। इस तरह की जब बात होगी ना, इस तरह की, तो ये क्या करेगा ना, ये सेल करता है क्या है, फील्ड क्रिएट करता है। इसका काम है फील्ड क्रिएट करना, ठीक है ना। तो फील्ड जब क्रिएट करेगा ना, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से उसके उल्टा में तो क्या बढ़ेगा, करंट इधर बहेगी। अगर करंट इधर बहती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके उल्टा में ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका काम क्या है, फील्ड क्रिएट करना। जैसे फील्ड क्रिएट करेगी तो इस मेटल वायर में क्या है, चार्ज है ना, चार्ज, तो क्या लगने लगेगा उस चार्ज पे, फोर्स लगने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, उल्टा, माने इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और करंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा में चलेगी, तो मतलब करंट ऐसे चलेगी। तो एक्चुअली इसका काम क्या है, फील्ड क्रिएट करना। जैसे मान लें कि यहां पर एक इस तरह का हो, सपोज दैट इस तरह से हो, ये एक कंडक्टर है और इसमें हम क्या लगा देते हैं, सेल लगाते हैं। ये सेल है, इसकी पोटेंशियल अपनी है ना, ये क्या हो गई, सेल। तो अच्छे ढंग से भी बना सकते हो सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जो आप जो देखे होंगे टॉर्च वगैरह में, इस तरह का, ये हो गया क्या, पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरह ये सेल है। तो क्या करेगा, ये इस कंडक्टर में फील्ड क्रिएट करेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां जाएंगे, इधर भागेंगे, है ना। सभी पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि इस सेल ने क्या किया है, इसमें फील्ड क्रिएट किया, फील्ड। तो ऐसे क्या चलेगी इसमें, करंट का मूवमेंट चलेगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। ये हो गई सेल की बात, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सेल, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सेल में अगर बात करें, स्ट्रेंथ, या इसी का एक डायग्राम अगर आप देखना चाहेंगे ना, इसका डायग्राम, जैसे मान लें कि एक ऐसे कंटेनर है इस तरह से, और इसमें क्या लगाई जाती है, ऐसे रॉड लगाई जाती है, जिसको एनोड और कैथोड नाम देते हैं आप, इस तरह से रॉड लगा दी है। इसमें क्या है, घोल है, घोल है ना, CuSO4 ऐसे घोल। और इससे हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर इस तरह से मेटल्स वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या लगता है ना, रेजिस्टेंस मेटल वायर में आ जाती है, इस तरह से क्या हो जाती है, करंट फ्लो कर जाती है। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव, इसका नाम देते हैं क्या, निगेटिव। मतलब इस पर हम लोग ऐसा लिखते हैं NaSO4
माइनस माइनस, आइए जल्दी दौड़ते हुए। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस दे सकते हैं इसे, और इसमें करंट ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, फाइनली इसी को हम लोग जो लिखते हैं ना, यहाँ पर हो गया Cu प्लस Cu है ना 2 प्लस ऐसे, और इसी को हम लोग दिखाते हैं फाइनली इस तरह से, इसको दिखाते हैं तो ऐसे, और ये क्या हो गया है ना, ये हो गया R, इस तरह से बात करते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, इसी का हम लोग नाम दिए हैं सेल, है ना, सेल। तो ये जो कंसेप्ट आई है ना, ये केमिकल से रिलेटेड आई हुई है। ओके, तो ये सेल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेल, स्ट्रेंथ ऑफ सेल, है ना। तो ये हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेल से।